नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का खास बुलेटिन। खबर एक मिनट में देखिए बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरें। पुलिस को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। चोरों ने एक दुकान से करीब 6 लाख की मोबाइल उड़ा ली, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चोरों ने दुकान का शटर टेढ़ा कर मोबाइल फोन निकाल लिया। तस्वीर में साफ दिख रहा है कि एक रिक्शे पर 3 लोग पहुंचते हैं और सड़क पर चहलकदमी करने लगते हैं। इसके बाद चादर की आड़ लेकर दुकान का शटर टेढ़ा कर मोबाइल निकाल लेते हैं। तस्वीरें बुधवार सुबह 3:45 बजे की है। हैरत की बात यह है कि चोर काफी देर तक वहां घूमते रहे, लेकिन पुलिस कहीं भी नजर नहीं आई। अपराधियों ने लगभग आधे घंटे के अंदर 6 लाख रुपए कीमत के 46 मोबाइल की चोरी कर ली। पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। घटना नगर थाना क्षेत्र के अजंता सिनेमा चौक की है। तो देखा कि शटर का हल्का सा मुड़ा हुआ था आगे से, फिर अंदर घुस के देखा तो कार्टून से सारा मोबाइल गायब था। स्टॉक मिला गया 43 फोन था जो गायब था। पहले सुबह ऐसी घटना हो जाती है और पता नहीं चलता। ऐसे में समझा जा सकता है कि शहर की सुरक्षा कैसे हो रही है, जबकि डिप्टी सीएम का आवास और बीजेपी अध्यक्ष का आवास इसी शहर में है। बालू के अवैध उत्खनन मामले को लेकर कार्रवाई लगातार जारी है। भोजपुर के पूर्व एमबीआई विनोद कुमार के पटना, बक्सर सहित आरा स्थित आवास में आर्थिक अपराध की टीम ने छापेमारी की। बालू माफियाओं के साथ मिलीभगत कर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। ईओयू की टीम ने आरा के मोती झील आनंद नगर में बुधवार को घंटों तक छापेमारी की। सूत्रों के मुताबिक आर्थिक अपराध की टीम को पूर्व एमबीआई के घर से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और सबूत हाथ लगे हैं, जिससे अब पूर्व एमबीआई की मुश्किलें बढ़ सकती है। इसके साथ ही आर्थिक अपराध की टीम फिलहाल सस्पेंड चल रहे पूर्व एमबीआई के ससुराल आरा के महाराजा हाथा भी जा सकती है, जहां ससुराल के लोगों से पूछताछ की जाएगी। आपको बता दें कि बालू माफियाओं से मिले भगत कर अवैध बालू लदे ट्रकों और अन्य वाहनों को पास कराया जाता था। माफियाओं के साथ मिलकर अवैध खनन कराने के आरोप में पिछले दिनों उन्हें सस्पेंड किया गया था। सिमडेगा जिले के लिए मानव तस्करी बदनुमा दाग की तरह है। आदिवासी बहुल जिले में लोगों के भोलेपन का फायदा उठाकर मानव तस्कर उन्हें झांसा देते हैं और फिर लड़कियों को महानगरों की चकाचौंध भरी जिंदगी का झांसा देकर बेच डालते हैं। वहां इन लड़कियों के साथ जानवरों की तरह सलूक किया जाता है। पिछले 1 साल में पुलिस ने 16 मामले दर्ज किए, जिसमें 88 लड़कियों का रेस्क्यू किया गया। वहीं 24 मानव तस्करों को जेल भी भेजा गया। पुलिस अब मीडिया के साथ साथ सभी प्रभावशाली लोगों को मानव तस्करी के खिलाफ जागरूकता अभियान में शामिल होकर इस कलंक को समाप्त करने की अपील कर रही है। हर तबके के लोगों का, प्रेस और मीडिया बंधुओं का भी सहयोग मिलेगा तो हम समझते हैं कि बहुत हद तक इसको कम करने में हम कामयाब रहेंगे। सिमडेगा के ग्रामीण क्षेत्रों में फैली गरीबी और भोलापन मानव तस्करों के लिए अनुकूल माहौल बनाता है। इस पर रोक तभी लग सकती है जब लोगों को जागरूक किया जाए और साथ ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराया जाए। सिमडेगा में प्रेमी ने नाबालिग लड़की को धोखा दिया, जिसके बाद बिन ब्याही मां को अपने बच्चे को बेचना पड़ा। मासूम नवजात को लेकर पंचायती हुई और उसको दूसरे राज्य में बेचने का फैसला हुआ। आखिर बेकसूर नवजात को 20,000 रुपए में ओडिशा में किसी शख्स को बेच दिया गया। इसकी सूचना किसी ने चाइल्ड लाइन को दे दी। जब अधिकारी ने जांच किया तो हैरान करने वाला मामला सामने आया। गांव के ही एक युवक ने शादी के नाम पर नाबालिग लड़की के साथ यौन संबंध बनाया, लेकिन जब लड़की ने बच्चे को जन्म दिया तो शादी से इनकार कर दिया। पंचायती हुई तो युवक ने कहा कि वह शादी करेगा लेकिन नवजात को नहीं रखेगा। पंचायत ने पीड़िता को युवक के घर भेजा, लेकिन युवक किसी बहाने गोवा फरार हो गया और उसके घर वालों ने बाद में पीड़िता को घर से निकाल दिया। लड़की के पिता भी बच्चे को नहीं रखना चाहते थे। ऐसे में पंचायती हुई और इस तरह का फैसला हुआ जिसने सोचने पर मजबूर कर दिया है। बिहार में शराब बंदी है, लेकिन कुछ लोग हैं कि ये मानने को तैयार ही नहीं। फिर से इसकी तस्दीक हुई है मुंगेर में। यकीन नहीं है तो इन तस्वीरों को देखिए। आवाज भले ही सुनाई नहीं दे रही हो, लेकिन भाव भंगिमाएं पूरी कहानी विस्तार से कह रही है। बस ध्यान से देखते जाइए। आपके टीवी स्क्रीन पर जो सीसीटीवी का फुटेज चल रहा है वो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। इन तस्वीरों में नशे में धुत एक व्यक्ति की दबंगई साफ देखी जा सकती है।
वीडियो जमालपुर रेलवे स्टेशन के नजदीक होटल हिल व्यू का है। घटना 3 सितंबर की है। नशे के हालत में 2 व्यक्ति काउंटर पर आते हैं, एसी रूम का भाड़ा पूछते हैं और रूम का भाड़ा 900 रुपए सुनते ही तैश में आ जाते हैं। भद्दी भद्दी गालियां देने के साथ साथ हाथापाई भी करने लगते हैं, जिसके बाद मैनेजर को मालिक को बुलाने का हुक्म सुनाने के साथ रंगदारी देने की बात भी करने लगता है। शराबी गुस्से में होटल का रजिस्टर उठाकर बाहर फेंकता है। घटना के बाद होटल मैनेजर और स्टाफ भयभीत हो गए। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। राजधानी पटना के पास भी क्या बेटियां सुरक्षित नहीं हैं? ये सवाल इसलिए कि मनेर से कुछ ऐसी ही खबर आई है, जहां व्यापुर राजकीय मध्य विद्यालय की लड़कियों को तंग किया जा रहा है। लफंगों की वजह से छात्राओं ने स्कूल जाना छोड़ दिया है। छात्राएं तो छात्राएं, महिला शिक्षक भी शौदों की फब्तियों से परेशान है। बदमाश क्लास के बोर्ड और दीवारों पर गंदी गंदी बातें लिख जाते हैं, जो छात्राओं के लिए शर्मिंदगी की वजह बन जाती है। स्थानीय लफंगों का डर ऐसा है कि कोई विरोध भी नहीं करता। प्रधानाचार्य ने मनेर थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन जब तक पुलिस पेट्रोलिंग करने आती है, बदमाश फरार हो जाते हैं। स्कूल में शिक्षकों की संख्या 9 है, जबकि 700 के आसपास छात्र हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि इस जगह पर नशेड़ियों का अड्डा बना हुआ है। सारा दिन नशा करने के बाद उल जुलूल हरकत करते हैं। गंदा लड़का रहता है और वो डरवाया करता है और इधर बहुत गंदा लिखता है स्कूल पे। राजधानी के पास ये हाल है तो फिर सुदूर गांव में क्या होगा? 6 साल की उम्र, किसी की कोई दुश्मनी किसी से हो नहीं सकती, तो फिर उसके साथ निर्ममता आखिर क्यों? सुपौल सदर थाना क्षेत्र के इस्लामपुर में सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक बच्ची की हत्या कर दी गई। बच्ची का शव आरोपी के घर से बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने बच्ची की हत्या कर शव को अपने ही घर में मिट्टी खोदकर दफना दिया। बच्ची के परिजनों का कहना है कि बच्ची ने आरोपी को अपने ही घर में चोरी करते देख लिया था और उसने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसके बाद आरोपी ने पकड़कर उसकी हत्या कर दी और शव को अपने ही घर में दफना दिया। बच्ची की उम्र 6 साल के करीब है। तस्वीरें ऐसी हैं कि हम आपको बिना ब्लर के दिखा नहीं सकते। बच्ची के परिजनों ने तलाश के दौरान आरोपी के घर से मिट्टी खोदकर शव को बरामद किया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है और मामले की जांच कर रही है। पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस सक्रिय हो गई है। जिलों में लगातार अपराधियों पर कार्रवाई की जा रही है। समस्तीपुर पुलिस ने लूट और मर्डर कांड का खुलासा करते हुए 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से लूटे गए 1,12,000 रुपए और 2 कट्टे बरामद किए गए हैं। साथ ही सोने की एक चेन भी बरामद की गई है। 23 अगस्त को अपराधियों ने दलसिंह सराय में 2 लोगों की हत्या की थी, जिसके बाद पुलिस ने कुख्यात मनीष सिंह को गिरफ्तार किया, जिसके साथ 7 और अपराधी की पूछताछ के दौरान गिरोह के सदस्य ने कई कांडों में संलिप्तता की बात मानी, जिसमें कई मामले समस्तीपुर के बाहर के भी हैं। थाना क्षेत्र नालंदा में एक व्यक्ति जा रहा था, वो सिर्फ उसके चेन छीनने के लिए उस पर इसने फायरिंग किया। इनमें वो आरोपी भी हैं जिन्होंने 23 अगस्त को दलसिंह सराय में घटना को अंजाम दिया था। सुधा डिस्ट्रीब्यूटर के साथ लूटपाट के दौरान गोली मारकर 2 लोगों की हत्या कर दी गई थी। पुलिस अपराधियों के पकड़े जाने को बड़ी कामयाबी मान रही है। धनबाद पुलिस ने देवघर के रास्ते बिहार भेजे जाने वाले नकली विदेशी शराब की तस्करी का खुलासा किया है। साथ ही भारी मात्रा में शराब बरामद भी किया है। डीएसपी ने बताया कि शराब माफियाओं के द्वारा नकली शराब को झारखंड उत्पाद का स्टिकर लगाकर बिहार में ले जाकर बेचा जाता है, जिसकी बड़ी खेप पकड़ी गई है। अवैध तरीके से शराब बनाकर अंग्रेजी शराब का मार्का लगाकर एम्बुलेंस से विभिन्न स्थानों पर भेजा जाता है। पुलिस ने ऊपरबंधा बस्ती में खड़ी एम्बुलेंस से भारी मात्रा में स्प्रिट अंग्रेजी शराब का मार्का लगी निर्मित शराब बरामद किया है। जब्त वाहन चोरी की है। एम्बुलेंस पर कलर स्प्रे से एक अस्पताल का नाम लिखा हुआ है। तलाशी के दौरान एम्बुलेंस से भारी मात्रा में स्प्रिट और अंग्रेजी शराब की बोतलें भी बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक शराब निर्माण के लिए कच्ची सामग्रियों की ट्रांसपोर्टिंग के लिए एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया जा रहा था। साथ ही निर्मित अंग्रेजी शराब को भी एम्बुलेंस के जरिए ही ठिकानों पर भेजा जा रहा था।
भारत में गौमांस और गाय की तस्करी पर पूरी तरह से बैन है, लेकिन इस कानून का पालन नहीं हो रहा है। खासकर बिहार में नेपाल और बांग्लादेश से सटे इलाकों में गौ तस्कर सक्रिय हैं। नरकटियागंज में गाय तस्करी का खुलासा होने के बाद स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। इसका खुलासा तब हुआ जब शेरहवा डकहवा पुल के पास एक पिकअप वैन पलट गई, जिसके बाद उस पर बैठे लोग फरार हो गए। स्थानीय लोग जब वहां पहुंचे तो पिकअप वैन में गाय दिखी, जिनमें से एक की मौत भी हो गई थी। इसके बाद लोग भड़क गए और शिकारपुर थाने को इसकी खबर दी। मौके पर पहुंचे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि गायों को गोकशी के लिए ले जाया जा रहा था। जांच में पता चला कि रामनगर थाने की पुलिस के पिकअप वैन का पीछा कर रही थी और भागने के दौरान पिकअप वैन पलट गई। ये कोई पहली घटना नहीं है, लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही है, जिससे लोगों में नाराजगी भी दिख रही है। स्ट्रेचर पर लेटे ये बच्चे वायरल फीवर से पीड़ित हैं। बिहार के अलग अलग जिलों से बच्चे अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। ये वायरल फीवर किस तरीके से बच्चों को अपनी चपेट में ले रहा है, आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि पिछले 72 घंटे से पटना के सभी बड़े अस्पतालों में बच्चों का वार्ड फुल है। एनएमसीएच, आईजीएमएस और पीएमसीएच में नीकू और पीकू के सभी बेड फुल हैं, जहां नवजात से लेकर 12 साल तक के बच्चे सर्दी, खांसी, बुखार, बेचैनी और निमोनिया से परेशान हैं। पीएमसीएच के शिशु वार्ड में एक भी बेड खाली नहीं है और अस्पतालों पर दबाव बढ़ गया है। लेने में तकलीफ हो रहा है, तेज सांस चल रहा है और पजरा मार रहा है और सर्दी जुकाम हो रखा है। कहाँ से आई हैं आप? वैशाली जिला से। मुझे आए थे कहीं? डॉक्टर केजरीवाल। अब कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच वायरल फीवर ने चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि पहले से ही अनुमान लगाया गया है कि कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों पर ज्यादा असर देखने को मिलेगा। वायरल बुखार का बढ़ता मामला बिहार के छपरा में भी देखने को मिल रहा है। छपरा के अमनौर प्रखंड के सिरसा खेमकरण गांव में 3 बच्चों की मौत भी हो गई, वहीं 21 बच्चे बीमार हैं, जिसके बाद प्रशासन यहां कैंप लगाकर बच्चों की निगरानी कर रहा है। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों से गांव के बीमार बच्चों में बुखार का उतार चढ़ाव जारी है। बुखार आने के बाद अचानक बच्चों की तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ जाती है, उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। गांव में फैल रहे वायरल फीवर को देखते हुए मेडिकल टीम यहां कैंप कर रही है। बुखार के कारणों को समझने के लिए विभाग ने सभी प्रभावित बच्चों का ब्लड सैंपल ले लिया है। सारण के सिविल सर्जन इसे सामान्य मौसमी वायरल बुखार बता रहे हैं, हालांकि उनको भी विस्तृत जांच रिपोर्ट का इंतजार है। भले ही डॉक्टर इसे वायरल फीवर बता रहे हों, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच फैल रहे वायरल फीवर ने लोगों को डरा जरूर दिया है। जमशेदपुर में भी जिला प्रशासन द्वारा कीनन स्टेडियम में टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कीनन स्टेडियम में सिर्फ वॉक इन मोड में टीकाकरण प्रतिदिन दोपहर 3 बजे रात के 10 बजे तक किया जाएगा। उपायुक्त सूरज कुमार ने इसकी जानकारी दी है। कीनन स्टेडियम में टीकाकरण के लिए 10 बूथ बनाए गए हैं, ताकि एक ही साथ 10 लोगों का टीकाकरण आसानी से किया जा सके। सभी बूथ में 2 एएनएम की प्रतिनियुक्ति भी की गई है। वहीं चिकित्सकों की निगरानी में टीकाकरण कार्य संचालित किया जा रहा है। सेंटर पर ऑब्जर्वेशन रूम, लाभुकों के लिए बैठने की व्यवस्था और पेयजल एवं शौचालय की भी समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। साथ ही महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए अलग कतार की व्यवस्था की गई है, ताकि उन्हें वैक्सीन लेने में कोई असुविधा नहीं हो। लाभुकों ने इस टीकाकरण केंद्र के खुलने को लेकर खुशी जताते हुए कहा कि जिला प्रशासन का ये कदम काफी सराहनीय है। सीतामढ़ी में बागमती नदी के जलस्तर में लगातार कमी आ रही है, लेकिन इन सब के बीच बाढ़ पीड़ितों का दर्द कम होता दिखाई नहीं दे रहा। रुन्नीसैदपुर प्रखंड के लोग बागमती नदी का कहर झेलने के बाद अब भारी जलजमाव का सामना कर रहे हैं। वहीं एनएच किनारे बसे मुसहर टोले का हाल सबसे ज्यादा खराब है। पिछले 2 महीने से तकरीबन 500 से ज्यादा लोग सड़क किनारे अपना आशियाना बनाकर रहने को विवश हैं। इनके पास न तो खाने के लिए अन्न का दाना है और न ही पीने के लिए पानी की समुचित व्यवस्था। सर, यहाँ थाना, ब्लॉक हर चीज है, मुखिया और विधायक हर चीज है, कार्यालय के आदमी एक भी नहीं आता है। दरअसल बागमती और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में उतार चढ़ाव लगातार जारी है।
मंगलवार को बेलसंड प्रखंड में बेलसंड मांची सड़क पर तकरीबन आधा किलोमीटर की दूरी में बाढ़ के पानी का बहाव हो रहा था। मनुष्मारा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी की वजह से सड़क पर बाढ़ का पानी बह रहा था, जिससे लोगों को आने जाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पर्यावरण के बिगड़ने से केवल पेड़ पौधे और वनस्पति ही नहीं बल्कि नदियां भी अपना अस्तित्व खोने लगी हैं। लगातार बदल रहे पर्यावरण से मॉनसून के सीजन में वर्षापात में भीषण कमी आई और किसानों की जीवनदायिनी मानी जाने वाली किऊल नदी भी किसानों के काम नहीं आ रही। कभी सालों भर पानी से लबालब भरा रहने वाली ये नदी में अब बरसात के समय भी पहले जैसा पानी नहीं रहता। इस नदी के बहने वाले रास्ते में दूर दूर तक बहुतायत में मिट्टी दिखती है। अब ये खतरा मंडराने लगा है कि ये नदी कहीं विलुप्त ना हो जाए। इस कारण इस पर आश्रित रहने वाले हजारों मजदूरों और जलीय जीवों का भी जीवन संकट में है। बहुत नुकसान हो रहा है, उधर भी जमीन काट रहा है, इधर भी जमीन काट रहा है। बीच में जाएगा तो किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। जमुई शहर से सटे तकरीबन 60 किलोमीटर लंबी किऊल नदी में कई पाट बन गए हैं। नदी की धार बदल रही है। नदी में कई जगह तो मिट्टी के बड़े बड़े टीले नजर आने लगे हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि घाटों से अत्यधिक बालू निकाले जाने से नदी का स्वरूप बिगड़ गया है। यही वो प्राचीन दरबार है जिसमें उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। इस शिक्षा केंद्र में बौद्ध धर्म के साथ ही अन्य धर्मों के तथा अनेक देशों के छात्र पढ़ते थे। नालंदा का ये खंडहर आज भी अपनी बुलंदी की कहानी कहता है। अवशेष चीख कर बताता है कि सालों पहले इसकी अहमियत क्या होगी, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता की वजह से इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। नालंदा जिले के राजगीर अनुमंडल के इस अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल नालंदा खंडहर को यूनेस्को द्वारा 6 साल पूर्व वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर लिया गया था। उस समय जिले के लोगों में काफी खुशी देखी जा रही थी, लेकिन तब किए गए सारे वादे धरे के धरे ही रह गए। इसमें स्मारक में कोई परिवर्तन नहीं आया है, ये ज्यों का त्यों है। जरूरत है उसे संजोने और सहेजने की, ताकि इस अनमोल इमारत को देखकर आने वाली पीढ़ियां भी गर्व से भर उठे। कालजयी कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक पर बनी शैलेंद्र की फिल्म तीसरी कसम का गुलाब बाग अब मक्की और बड़ी व्यावसायिक मंडी के नाम से विख्यात हो गया है। तीसरी कसम फिल्म में चर्चित गुलाब बाग मेला को भी फिल्माया गया था। लोग तो यहाँ तक दावा करते हैं कि शैलेंद्र, राज कपूर और वहीदा रहमान भी यहाँ आए थे। कहते हैं कि पीर बाबा गुलाब शाह के मजार के नाम पर ही गुलाब बाग नाम पड़ा है। कभी यहाँ का मेला देश विदेश में चर्चित था। आज वह ऐतिहासिक मेला धूमिल पड़ने लगा है। गुलाब बाग में कभी गुलाबोबाई के मुजरे की गूंज गूंजती थी, आज वहाँ सब वीरान हो गया है। गुलाब बाग व्यावसायिक मंडी में हर रोज हजारों मजदूर काम करते हैं, लेकिन मंडी में कीचड़ और जलजमाव के कारण इस बड़ी मंडी का अस्तित्व मिटने के कगार पर है। हालांकि स्थानीय विधायक कहते हैं कि मंडी के विकास के लिए 15 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। जल्द ही इस राशि से यहाँ विकास होगा। दुनिया भर में कहीं भी मखाने का जिक्र आते ही मिथिलांचल खासकर मधुबनी जिला जहन में आ जाता है, क्योंकि यहाँ का मखाना न सिर्फ स्वाद बल्कि साइज के हिसाब से भी बेहतर माना जाता है। और मधुबनी जिले में इन दिनों मखाने की नई फसल तैयार होनी शुरू हो गई है। तालाब से मखाने की काली गुल्ली निकालकर उसकी धुलाई, सुखाई और छटाई के बाद हुनरमंद कारीगरों के द्वारा काली गुल्ली की भुनाई और फिर लकड़ी से बने खास हथौड़े से गुल्ली की फोड़ाई का काम जोर शोर से जारी है। ऐसे में यहाँ की आबोहवा में इन दिनों एक खास उमंग देखी जा रही है। दरअसल मधुबनी में मखाने की नई फसल को शुभ समय आने के संकेत भी माना जाता है। इसके पीछे मान्यता ये है कि मखाने की नई फसल के साथ मिथिलांचल में त्योहारों का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। और यही वजह है कि मधुबनी में मखाने को सिर्फ रोजी रोटी का जरिया ही नहीं बल्कि आस्था का प्रतीक भी माना गया है। चुनाव लड़ने और जीतने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं। वर्षों से मुखिया बनने का ख्वाब पाले एक युवक को उसकी जाति का सर्टिफिकेट किसी तकनीकी वजह से नहीं बना तो उसके ख्वाब पर पानी फिरने लगा। उसने पास के गांव की एक लड़की के साथ बगैर लग्न और बैंड बाजे के मंदिर में 7 फेरे ले लिए। साथ ही लड़की की विदाई कराकर अपने घर भी ले आया। इस लड़की का जाति प्रमाण पत्र पहले से ही है। 7 फेरे लेने के बाद उसने कहा कि हम ना सही, हमारी पत्नी ही सही।
अब वही चुनाव लड़ेगी और उसे हम जीत का सेहरा भी पहनवाएंगे। ये घटना जिले के खिजरसराय प्रखंड के होरमा पंचायत के बिंदौल गांव की है। यहाँ दांगी समाज के युवक आदित्य कुमार और राहुल इस बार पंचायत मुखिया का चुनाव लड़ने की तैयारी में थे। वो अपना दस्तावेज को मजबूत कराने और प्रमाण पत्र लेने के लिए अपने प्रखंड के विभिन्न दफ्तरों का चक्कर लगा रहे थे। इसी बीच उन्हें पता चला कि उनकी जमीन से संबंधित खतियान में उनके नाम के साथ दांगी शब्द का उल्लेख नहीं है, इसलिए उनका जाति प्रमाण पत्र नहीं बन सकता है। फिर क्या था, पद न छूट जाए इसलिए शादी कर ली। कोरोना वायरस संक्रमण का संकट काफी हद तक कम हो चुका है। इसके बाद बिहार की राजधानी पटना में इस बार दुर्गा पूजा की संभावना है। पंडाल और मूर्तियां प्रतिष्ठापित करने का आदेश जिला प्रशासन ने दे दिया, जिसके बाद बंगाल से आए कारीगर मूर्ति के निर्माण में जुट गए। हालांकि इसके लिए शर्त भी है। दरअसल पूजा समिति को पंडाल और मूर्ति के लिए जिला प्रशासन से लाइसेंस लेना होगा। लाइसेंस में इस बार कोविड प्रबंधन के मानकों के अनुपालन की शर्त को भी जोड़ा गया है और जिला प्रशासन जब चाहे तब अनुमति को रद्द कर सकता है। आपको बता दें कि दुर्गा पूजा के शुरू होने में अभी 1 महीने का वक्त है। 7 अक्टूबर से शुरू होकर 15 अक्टूबर तक चलने वाले दुर्गा पूजा में इस बार पुरानी रौनक रहेगी या नहीं, इसको लेकर संशय है। ये इसलिए भी है क्योंकि सरकार का कोई लिखित आदेश दशहरा को लेकर सामने नहीं आया है। वहीं दूसरी तरफ पूजा समिति को जिला प्रशासन से पूजा के पहले लाइसेंस लेने के लिए कहा गया है। पटना के शहरी इलाकों में छोटे बड़े कुल 100 से ज्यादा दुर्गा पूजा के पंडाल स्थापित होते हैं। गांव में लोग अब पारंपरिक खेती छोड़कर फायदे की खेती कर रहे हैं। साथ ही बदलते दौर के साथ किसान नई तकनीकों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, जिससे खेती किसानी का काम आसान हो गया है। साथ ही अधिक से अधिक पैसे भी कमा रहे हैं। तस्वीरें बिहार के गया की है। यहाँ पर एक किसान राजेश सिंह ने गेहूं के भूसे और एयर कंडीशनर का इस्तेमाल कर घर के अंदर ही मशरूम की खेती शुरू की और अब उनकी सफलता के चर्चे पूरे देश में हो रहे हैं। राजेश सिंह ने नए तौर तरीके का इस्तेमाल कर न सिर्फ अपने लिए कामयाबी के रास्ते बनाए, बल्कि इलाके के किसानों को भी सफलता की नई राह दिखाई। अब क्षेत्र के किसान मशरूम की खेती कर नियमित कमाई कर रहे हैं। राजेश ने गेहूं के भूसे और एयर कंडीशनर का उपयोग कर मशरूम उगाने के लिए एक इकाई स्थापित की है। आमतौर पर ठंड के मौसम में मशरूम उगाया जाता है, लेकिन राजेश सिंह ने एयर कंडीशनर के जरिए तापमान को नियंत्रित कर घर के भीतर ही एक यूनिट स्थापित कर दी, जिसमें पूरे साल मशरूम का उत्पादन होता है। चरखे पर सूत से धागा बनते हुए तो बहुत लोगों ने देखा होगा, लेकिन क्या आपने चरखे पर प्लास्टिक को रोल होते हुए और इससे फैब्रिक बनते हुए देखा है? शायद नहीं, लेकिन ये कमाल का इनोवेशन किया है पुणे के एक संगठन ने, जो न सिर्फ प्लास्टिक से फैब्रिक बना रहा है, बल्कि इस फैब्रिक से तरह तरह के उत्पाद भी बना रहा है। इस संगठन का नाम है इकोकारी, जिसे शुरू किया है 41 वर्षीय नंदन भट्ट ने। इसके जरिए नंदन न सिर्फ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट पर काम कर रहे हैं, बल्कि बहुत से लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। MBA की डिग्री के बाद नंदन ने कई सालों तक कई नामी गिरामी कंपनियों के साथ काम किया। तो हम क्या चाहते हैं कि हर कोई परफेक्टली रिसाइकल ना करे, बट मेरे जैसे अगर और 1000 या लाख लोग करेंगे तो आपको समझेगा कि कितना ज्यादा इम्पैक्ट हो सकता है। मूल रूप से कश्मीर से संबंध रखने वाले नंदन भट्ट पिछले कई सालों से अपने परिवार के साथ पुणे में रह रहे हैं। नंदन बताते हैं कि वो अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री के बाद 2003 में MBA करने के लिए पुणे आए थे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।